Hello everyone, welcome to your YouTube channel Exam Warriors. In today's class, we are going to complete the Fundamental Right Part 4. आज की क्लास में हम लोग जो हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग कौन कौन से आर्टिकल आज कंप्लीट करेंगे? आर्टिकल 32, 33, 34 और 35, ये सारे के सारे आर्टिकल जो है आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे, किसके ऊपर मूव कर जाएंगे? डीपीएसपी के ऊपर जो है हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब सर, मतलब कि मैं देखो आपको समझाता हूँ। देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं 32 तक। ठीक है, और उसके बाद में आर्टिकल 33 और 34 ये रिलेटेड है आर्मी से, और आर्टिकल 35 जो रिलेटेड है वो है पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल राइट का पूरा जो है वो लेखा जोखा। तो अब आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 31 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन इन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, इन फंडामेंटल राइट को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, इनमें क्या क्या कौन अपना रोल निभाएगा, वो सारा का सारा आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहते हैं। तो हमारा जो ये आंसर है गलत नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है रिट्स के बारे में। सर ये रिट्स क्या होते हैं? क्या बताएंगे रिट्स क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो रिट्स है वो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर, जो कि यूटिलाइज की जाती है। किसके द्वारा यूटिलाइज की जाती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो यूटिलाइज की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिट्स। टोटल अभी आज 2020 हमारे समय चल रहा है। टोटल 2020 के अंदर हमारे पास टोटल 5 टाइप के रिट्स हैं। कितने टाइप के रिट्स हैं? 5 टाइप के रिट्स हैं। हम आने वाली क्लासेज में जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिट्स हैं उनको कभी भी डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। या तो रिट्स कांस्टेंट रहेंगे या फिर उनको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास 5 रिट्स हैं। ठीक है, अब 2021 के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो रिट्स को डिक्रीज कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता है, ये पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात यही है। रिट्स को आप 5 से आप रिट्स को 6 कर सकते हो, आप 7 कर सकते हो, या 5 के 5 आप रख सकते हो। ये जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन रिट्स को कभी भी डिक्रीज नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और वहां पे आपको कोई भी डाउट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मैं लाइव क्लासेस लेता था, लेकिन किसी वजह से ओबीएस के अंदर मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग जो सेशन है वो चल पा रहा है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मेरी वीडियोस जो अपलोड करूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, मैं आपका डाउट जो है वहां पे सोल्व कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं? मैंने 5 टाइप के आपको बता दिए। नंबर 1 हेबियस कॉर्पस, नंबर 2 मैंडेमस, नंबर 3 स्टैट्यूटरी, नंबर 4 प्रोहिबिशन, नंबर 5 क्यू वारंटो। ये टोटल 5 टाइप के हमारे पास में जो है रिट्स हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है? हेबियस को बोलता है वी वांट टू हैव ए बॉडी, वी वांट टू हैव द बॉडी। ठीक है, मैंडेमस बोलता है वी कमांड, हम लोग कमांड करेंगे। स्टैट्यूटरी बोलता है वी चेक, हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं वी सर्टिफाई, हम लोग सर्टिफाई भी देंगे कि भाई आप लोगों ने अच्छा काम किया, इसमें धांधी तो नहीं करी है। प्रोहिबिशन होता है वी स्टॉप, या फिर इसको हम बोलते हैं वी फॉरबिड। ठीक है, और क्यू वारंटो में होता है वी आस्क, क्या आस्क करते हैं? व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है आपकी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, आगे बस मैंने आपको इनका मतलब बता दिए। अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इनको किनके खिलाफ यूज किया जा सकता है, किसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। और अब आप मेरे को, मैं आपको बताऊंगा किसके खिलाफ यूज किया जाता है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में इस क्लास के एंड में जरूर बताना, या फिर अभी आप जब वीडियो देखें तो बताना कि इनमें से सबसे पावरफुल रिट कौन सा है। ठीक है, ये आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस जो है ये पूरे अगेंस्ट
किसके खिलाफ पूरा यूज किया जाता है? पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ यूज किया जा सकता है, ठीक है। मैंडेमस किसके खिलाफ यूज किया जा सकता है? ये किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव के खिलाफ यूज किया जा सकता है। स्टैट्यूटरी और प्रोहिबिशन ये दोनों किसके खिलाफ यूज किए जा सकते हैं? ये लोअर कोर्ट के खिलाफ यूज किए जा सकते हैं। ये रिट्स हैं तो ये किसके खिलाफ यूज किए जा सकते हैं? क्यू वारंटो जो है ये भी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ यूज किया जा सकता है। ये टाइप ऑफ रिट्स है जो किसके खिलाफ यूज की जाती है। कभी कभार बहुत मुश्किल से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चंस गलत करने हैं नहीं करने हैं और हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, ये हमारा मेन एम है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें है तो बता दीजिए। मैं आपको एक एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। नंबर 1 सबसे पहले कौन था? नंबर 1 में बताइएगा। सबसे पहले था हेबियस कॉर्पस, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस क्या कहता है? वी हैव द बॉडी, ठीक है। ये किसके खिलाफ यूज किया जा सकता है? ये पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ यूज किया जा सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक के ऊपर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल कौन सा होगा? मोस्ट पावरफुल कौन सा होगा? ठीक है बताइए मोस्ट पावरफुल कौन सा इनमें से? इनमें से पांचों में से मोस्ट पावरफुल कौन सा है? भाई सबसे पावरफुल हेबियस कॉर्पस होगा ना, क्योंकि ये पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ इसको यूज किया जा सकता है। अगेंस्ट एंटायर स्टेट्स के खिलाफ हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मोस्ट पावरफुल रिट कौन सा है? हेबियस कॉर्पस मोस्ट पावरफुल रिट है, ठीक है। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो इस एग्जांपल से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, दोनों मस्त आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये दोनों बाहर निकले, मस्त आराम से घूम रहे थे। पुलिस ने यहाँ पे विजिट किया, पुलिस इनके पास में आई। ये एक मिनट देखो लाइट में, ये पुलिस आई और पुलिस ने आके किसको अरेस्ट कर लिया? हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। और ये नहीं बताया कि किस बेसिस पे इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके हस्बैंड को डाल दिया जेल के अंदर। कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया, ठीक है। अब भाई वाइफ को तो चिंता हो गई ना कि ये क्या कर दिया भाई मेरे पति देव के साथ में, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो अब वाइफ के पास क्या, वाइफ ने सोचा कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो देखो हम लोगों ने आर्टिकल 21 पढ़ा था, उस आर्टिकल 21 में लिखा था कि आप किसी भी व्यक्ति की उसकी आजादी और पर्सनल लिबर्टी जो उसको नहीं छीन सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के आधार पे। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट करें तो उसके नियर और डियर को आप इन्फॉर्म कीजिए। इन्होंने नहीं किया इन्फॉर्म, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इनको जेल में डाल दिया। तो क्या डैमेज कर रहा है? आर्टिकल 21 हमारा डैमेज हो रहा है। आर्टिकल 21 क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट हमारा डैमेज हो रहा है तो इसकी वाइफ क्या कर सकती है? इसकी वाइफ जाएगी कोर्ट के पास में, कि कोर्ट में जाके अपील करेगी कि प्लीज मुझे इंसाफ दीजिए। कोर्ट में चली गई इनकी वाइफ, ठीक है। अब वो इंसाफ की मांग कर रही है, तो कोर्ट के पास जब ये केस आएगा तो कोर्ट कैसे डील करेगा इसको? कोर्ट बोलेगा कि तो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है, हमें रिट्स को यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा रिट यूज किया जाएगा इसमें? हेबियस कॉर्पस जो है वो रिट को यूज करेंगे और ये ऑर्डर देंगे। कोर्ट किसको ऑर्डर देगा? रीट कौन सा यूज कर रहा है? हेबियस कॉर्पस रीट यूज कर रहा है। और कोर्ट ऑर्डर किसको दे रहा है? किसको ऑर्डर देगा? स्टेट को ऑर्डर देगा, क्योंकि पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट। स्टेट क्या है? गवर्नमेंट है। स्टेट क्या है? गवर्नमेंट है। तो जो है कोर्ट स्टेट को ऑर्डर देगा कि आप जो है इनके जो हस्बैंड है इनका आर्टिकल इनको रिलीज कीजिए और इनका आर्टिकल 21 जो उसको वापस रिस्टोर कीजिए। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत अगर है तो आप मेरे से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस क्या कहता है? वी कमांड। किसको कमांड करेंगे? किसके खिलाफ यूज होता है ये? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे दिल्ली से ले लेता है। दिल्ली आजकल दिल्ली काफ़ी वैसे भी चर्चाओं में है। तो देखिए ये हो गया दिल्ली, ये दिल्ली सिटी की बात है। दिल्ली में जैसे मान लीजिए दो बोर्ड है, एक तो हो गया दिल्ली वाटर सप्लाई बोर्ड और एक हो गया दिल्ली पुलिस, ठीक है। अब इनकी ड्यूटी क्या है भाई? इनकी ड्यूटी क्या है? दिल्ली वाटर सप्लाई की ड्यूटी क्या है कि वाटर को सप्लाई करना, ठीक है। और दिल्ली पुलिस की क्या ड्यूटी है?
कि मेंटेन क्या करना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये इनकी ड्यूटी है, ठीक है, ये इनकी ड्यूटी हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है। अब ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अब जैसे मान लीजिए अगर ए को पानी की प्रॉब्लम है, अगर ए को पानी की प्रॉब्लम आ रही तो दिल्ली पुलिस को फोन करके तो नहीं पूछ सकता कि सर मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन बताइए। दिल्ली पुलिस से थोड़ी पूछेगा, और दिल्ली पुलिस थोड़ी कि उसको आराम से जवाब दे देगी, वो तो फिर क्या क्या जवाब देगी तो भगवान ही जाने। अगर मान लीजिए बी है, इस बी को लॉ एंड ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये दिल्ली वाटर सप्लाई जो बोर्ड है उसमें थोड़ी फोन करके बोलेगा कि सर मेरे को ना ये लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात ये है, मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप कीजिए, आप फाइंड कीजिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी की वजह से है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब जैसे मान लीजिए आपकी पहले आपने फाइंड आउट कर लिया कि भाई मेरी इस एग्जीक्यूटिव बॉडी से मेरी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम दिल्ली पुलिस से, ठीक है, दिल्ली पुलिस से आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। अब दिल्ली पुलिस के आप वहाँ पे जाओगे, फिर अपने एफआईआर जो फाइल करोगे, एफआईआर आप फाइल करोगे, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है ये। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली पुलिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दिल्ली पुलिस जाओगे, आपने अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी फाइंड आउट कर ली है, वहां पे जाके आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कराओगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया कि हम तो भैया आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी जो है, जिसको हम बोलते हैं सीएमडी बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हो, अपनी डैमेज कर रहे हो, आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो। पुलिस की ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ड्यूटी होती है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए अपनी प्रॉब्लम लेके जो कि लॉ एंड ऑर्डर से है, तो आप उसकी एफआईआर लिखिए, लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं तो उस केस में एक जो नॉर्मल एक आम आदमी है उसका फंडामेंटल राइट डैमेज हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो कोर्ट के पास जाएगा। कोर्ट में जो कोर्ट है वो कौन सा रिट यूज करेगा, वो मैंडेमस का रिट का जो है यूज करेगा, और वो बाद में कोर्ट ऑर्डर करेगा। कोर्ट क्या करेगा, वी कमांड टू परफॉर्म, किसको करेगा, एग्जीक्यूटिव को देगा कि टू परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ड्यूटी। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक तो मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल के रूप में समझाया है कि अगर सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है वो आपने पता कर ली, फिर आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है जो कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। अगर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी अपना काम नहीं निभा सकती है, काम नहीं कर रही है प्रॉपर ढंग से, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोर्ट मैंडेमस नाम का जो रिट है उसको यूज करेगा और वो कमांड करेगा उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को कि आप उन्हें परफॉर्म कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ड्यूटी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक हमारे दो जो है रिट्स पूरे कर लिए हैं, हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस। अब हम जो तीसरा और चौथा जो रिट है, स्टैट्यूटरी और प्रोहिबिशन, ये दोनों हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये कोर्ट है, इस कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ये केस चलता जा रहा और यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बात समझ इतना, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को जो है मैं थोड़ा यूँ कर देता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब लोअर कोर्ट के अंदर कोई केस है, उसकी सुनवाई चल रही है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रोसीडिंग में अगर जो लोअर कोर्ट में अगर लगता है किसी व्यक्ति को कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट में जब वो अपील करेगा तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट में जब वो अपील करेगा तो हाई कोर्ट किसको यूज करेगा, वो प्रोहिबिशन रिट जो है उसको यूज करेगा, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसको स्टॉप कर देगा, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देगा और बोलेगा कि अब आप जो ये केस है आप ये हमारे पास भेज दीजिए, हम अब इसका जो है फाइनल डिसीजन देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर लोअर कोर्ट में किसी केस की सुनवाई चल रही है और उसमें जो किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ जो है बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है, ये एक तरफा फैसला हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, तो वो उसके अपर कोर्ट में जो है अप्लाई कर सकता है। और अपर कोर्ट में जब वो अप्लाई करेगा तो वो कौन सी रिट यूज करेंगे, वो प्रोहिबिशन रिट यूज करेंगे, और वो क्या करेंगे, उस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देंगे और वो जो केस अपने पास मंगवा लेंगे और फिर वो उससे डील करेंगे।
लेकिन मान लीजिए कि एक केस चल रहा था, उसका फाइनल डिसीजन भी आ गया, फाइनल डिसीजन भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, केस खत्म। ये लोअर कोर्ट की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, गलत हुई है, तो वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, मतलब अपर कोर्ट में अपील करेगा। तो क्या होगा, जब वो अपर कोर्ट में अपील करेगा तब वो क्या करेंगे, कौन सा रिट यूज़ करेंगे, वो स्टैट्यूटरी नाम का जो रिट है उसको यूज़ करेंगे। और स्टैट्यूटरी हमें क्या कहता है, वी चेक। तो अब वो लोग क्या करेंगे, इस केस को चेक करेंगे कि कहीं उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की जो है नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो वो फिर अपना जो है नया फैसला सुनाएंगे। आ गई बात समझ में? मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है कि प्रोहिबिशन और जो स्टैट्यूटरी है इसमें क्या क्या जो प्रोसेस है वो बताया मैंने आपको। ये बताया कि अगर प्रोसीडिंग चल रही है और उस समय अगर आप हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे तो कौन सा रिट यूज़ होगा। अगर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है उसके बाद में अगर आपको चेक करना है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो उसको चेक करने के लिए कौन सा रिट यूज़ किए जाएंगे, मैंने आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे से पूछ लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट जो रिट है 5th नंबर का, क्यू वारंटो। इसका मतलब है वी आस्क। क्या पूछेंगे, क्या आस्क करते हैं, व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी आपकी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये हम लोग उनसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए आपको एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। ये मान लीजिए राम है और ये श्याम है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। तो अब देखिए ये दोनों जो है राम और श्याम दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये इनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। आईएएस की तैयारी करें, लास्ट अटेम्प्ट है, दोनों का नहीं हुआ। राम को भी पता है कि श्याम का नहीं हुआ, श्याम को पता राम का नहीं हुआ। और उसके बाद क्या होता है, राम अपने घर चला जाता है। 10 साल बाद वो क्या करता है, श्याम से मिलता है। 10 साल बाद ऐसे अचानक से श्याम से उसकी मुलाकात हो जाती है, ठीक है। मुलाकात हुई और राम देख के चौंक जाता है कि अरे श्याम तो आईएएस अधिकारी बन गया, ऐसे कैसे बन गया भाई, ऐसा इसने क्या जादू चला दिया कि ये आईएएस अधिकारी बन गया 10 साल बाद में, और हम दोनों का तो लास्ट अटेम्प्ट था, रिजल्ट भी आ गया, हम दोनों बन ही नहीं सके। तब क्या करेगा, तब राम जो है वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, वो बोलेगा कि सर देखो ऐसी ऐसी बात है। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा। क्या ऑर्डर करेगा, वो पूछेगा श्याम से, क्या पूछेगा कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर श्याम ने उनको सेटिस्फाई कर दिया अपने आंसर से तो ठीक है भाई, अगर नहीं किया तो अपना ऑफिस खाली करो और घर पे चले जाओ। सिंपल सी बात यही है। आ गई बात समझ में? और आईएएस क्या होता है, आईएएस एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो किसके खिलाफ यूज किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ यूज किया जा सकता है। आ गई चीज समझ में? ठीक है, ये सिंपल से हमारे 5 प्रकार के जो है टाइप ऑफ रिट्स है, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 33 के अंदर। आर्टिकल 33 क्या कहता है, सम प्रोफेशंस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। मतलब कि ऐसे कुछ वर्क या ऐसे कुछ जो लोग जो आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे अगर जरूरत पड़े तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिससे कि वो अपनी ड्यूटी जो है प्रॉपर तरीके से करें। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। बालाकोट स्ट्राइक में जो पायलट जो था जिसने वो जो प्लेन चला रहा था पूरा ऑपरेशन उसने कंडक्ट किया था। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि वो जो पायलट था कल वो आके बोलता है टीवी के ऊपर कि सर, टीवी वालों से कॉन्टेक्ट करता है कि सर मैं आपको पूरे के पूरे ऑपरेशन की मैं आपको जानकारी लाइव टीवी पे देना चाहता हूँ। ठीक है, ये वो नहीं कर सकते हैं, ये वो पायलट के पास अधिकार ही नहीं है कि वो ऐसी चीज कर सके। क्योंकि मैं बताता हूँ, इसमें आपके पास जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, कौन सी आर्म्ड फोर्सेज, ब्यूरोक्रेसी है, इंटेलिजेंस है, ये जितने भी हैं इन सब के पास क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड यूज होते हैं फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, इनके पास ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर मान लीजिए
अब वो व्यक्ति है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक जो पायलट था उसने पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया, वो अगर लाइव टीवी पे आके पूरी की पूरी प्लानिंग बता देता है तो ये दुश्मनों को आप अपनी जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। भविष्य में मान लीजिए अगर सेम अटैक वापस वैसा होता है तो उनके पास तो पहले से पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि भाई हाँ ऐसे ऐसे भी प्लानिंग कर सकते हैं, ये तरीका भी हो सकता है, तो पहले से वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है आर्टिकल 33 के अंदर कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस उनको हम रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं पार्लियामेंट की मदद से, बाय लॉ की मदद से, फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जिस दिन एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, जिस दिन का अपॉइंटमेंट होता है आर्म फोर्सेज, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जो भी लोग ज्वाइन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के टाइम जो होता है वो वेव्ड ऑफ कर देते हैं। मतलब कि वेव्ड ऑफ मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को वेव्ड ऑफ कर देते हैं। आगे बात समझें। और उनके ऊपर वेव्ड ऑफ किसको करते हैं, वो करते हैं आर्टिकल 32 को, मतलब कि वो आर्टिकल 32 को यूज ही नहीं कर सकते हैं। ये हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला आपको कि आर्टिकल 33 का असली मतलब क्या होता है। और ये आर्टिकल 33 है, ये आर्टिकल 33 किससे डील करता है, ये डील करता है आर्मी से। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं आर्टिकल 34 के ऊपर। आर्टिकल 34 क्या कहता है, पार्लियामेंट बाय लॉ शैल इंडेनिफाई एनी ऑफिसर ऑफ द यूनियन व्हाइल मार्शल लॉ इज एनफोर्स। इसका मतलब सर, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये मार्शल लॉ क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ, या मार्शल लॉ का मतलब क्या है। देखो, मार्शल लॉ इज सच ए थ्रेट टू द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि ये एक ऐसा थ्रेट है, किसके लिए थ्रेट है, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रिप्लेस किया जाता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। भाई सिविल जो काम करें उन सबको जो चार्ज है वो मिलिट्री ले लेती है अपने हाथ के ऊपर। द स्टेट बिकम ए पुलिस स्टेट, जो स्टेट है वो पुलिस स्टेट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड मार्शल लॉ। ठीक है, आगे बात समझें। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस कर दिया जाता है। किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये एक थ्रेट होता है, किसके लिए थ्रेट होता है, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो अब आर्टिकल 34 क्या कह रहा है कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ होता है और उस समय कोई भी ऑफिसर से कोई भी गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जो भुगतान है, इंडेनिफिकेशन, इंडेनिफाई, जो उसका भुगतान है वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। उसका जवाब कौन देगा, पार्लियामेंट जवाब देगा। आगे बात समझ में। ठीक है, पार्लियामेंट ही रेस्पॉन्सिबल होगा उस केस के अंदर, ये आर्टिकल 34 कहता है। मैंने आपको मार्शल लॉ के बारे में बता दिया है कि मार्शल लॉ की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 ये कहता है कि पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी, पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी, पार्लियामेंट जो है वो सोल अथॉरिटी है, सारे डिसीजन जो है पार्लियामेंट ही लेगी। ये आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है। हमने हमारा फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, उनके बाद में उनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो यूपीएससी की क्वेश्चन सोल्व करे। कोई व्यक्ति अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वह एसएससी की क्वेश्चन सोल्व करे। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो रेलवे की क्वेश्चन सोल्व करे। कौन से सोल्व करे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आप लोगों को क्या एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, अब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं आ रहे तो आप उनको चेक कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस कॉन्फिडेंस की मदद से क्या होंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इंडियन पॉलिटी की बहुत अच्छी बुक आती है जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, एम लक्ष्मीकांत करके जो बुक आती है, उसके अंदर आपको क्या करना है, जितने मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने नोट्स बना लिए, अब आपको क्या करना है, हाइलाइटर यूज करना है। अब आप उस बुक में जो इंपॉर्टेंट जो है उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपने अपने नोट से रिवीजन कर लिया, थोड़ा समय बचा, एक बार लक्ष्मीकांत बुक पढ़ ली, बस वाह, आप 100% तैयार हैं, पेपर देने जाएंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप इजीली, हाँ भाई इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है। मेहनत आपको करनी है, पढ़ा मैंने दिया है, ठीक है, पढ़ा मैंने दिया, मेहनत आपको करनी है। अगर
आपको किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है या आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि सर मेरे को पहले वाले टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे वापस बता दीजिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम वॉरियर्स, ये उसका लोगो है। और आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, ना कि इस टॉपिक में, इससे पहले भी जो मैंने पढ़ाए हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर जरूरत पड़े मैं फ़ोन पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बस मेहनत आपको करनी है, मैंने मेरा काम कर दिया है। कल की क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो कि डीपीएसपी के ऊपर होगा। ठीक है, तो कल से हम लोग जो है डीपीएसपी स्टार्ट कर देंगे। कल मिलते हैं, थैंक यू।